साथियों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वह टेंस है। तो टेंस के बारे में देखते हैं। टेंस क्या है? किसी कार्य के समय एवं अवस्था को व्यक्त करता है। टेंस क्या है? किसी कार्य के समय एवं अवस्था को व्यक्त करता है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और उसके प्रेजेंट टेंस को सारे को डिवीजन सब डिवीजन बताया गया है। इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, सिंपल कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नोट में देखते हैं साथियों, प्रश्न सामान्यतः फॉर्मूला अथवा कंफ्यूजिंग जोड़े पर आधारित होते हैं। जैसे कंफ्यूजिंग पेयर में देखिए साथियों, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल पास्ट। यहाँ होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट। आगे साथियों प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में ये समझ में नहीं आया तो इसको आगे से समझ जाएंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट्स के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को रख सकते हैं। जैसे रूटीन एक्शंस, तो रेगुलर एक्शंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट्स के अंतर्गत रखते हैं। नियमित कार्य को, जैसे आई कम हियर डेली। अगर आगे इरेगुलर एक्शंस को यानी अनियमित कार्य को, जैसे अर्थक्वेक कम इन जापान। आगे हैबिट वाले एक्शंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं, जैसे ही स्मोक्स। और यूनिवर्सल ट्रूथ को भी हम कहाँ रखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जैसे द सन राइसेस इन द ईस्ट। आगे साथियों कि जैसे हम देखते हैं नोट न्यूज़पेपर की हेडलाइंस और स्पोर्ट्स के कमेंट्री भी क्या रखते हैं? तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे बोले पीएम साइंस डेज, क्या पीएम साइंस डेज, तो साइंस क्या? प्रेजेंट टेंस। सचिन स्ट्राइक्स द बॉल एंड ऑफ इट गोस अक्रॉस द बाउंड्री, तो यहाँ स्ट्राइक्स का प्रयोग हुआ क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट टेंस है, सॉरी प्रेजेंट टेंस है। आगे देखते हैं साथियों, किसी भविष्य के किसी निकट भविष्य के किसी प्लान्ड एक्शंस को व्यक्त करने के लिए भी हम क्या करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे द प्राइम मिनिस्टर्स लीव फॉर चाइना नेक्स्ट ईयर्स, तो देखिए लीव्स फॉर चाइना, हम निकट भविष्य को भी व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। आगे फॉर्मूला इसका देखते हैं। प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अगर सब्जेक्ट आई रहे, बी रहे, दे रहे, यू रहे तथा प्लूरल रहे। और निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा साथियों। क्वेश्चन वाले वाक्यों में डू से शुरू करेंगे, प्लस सब्जेक्ट रहेगा, प्लस V1 रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। और नेगेटिव वाले वाक्य में डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा, फिर V1 रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। या डोंट इसी को लिख सकते हैं, यदि शुरू में डोंट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आगे साथियों पॉजिटिव वाले वाक्य में प्लूरल का बात हुआ, अब सिंगुलर का बात करते हैं। तो सब्जेक्ट हुआ प्लस V1 प्लस एस या ईएस रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम रहे एवं सिंगुलर हो या आवाज सिंगुलर हो। और निगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डस नॉट यानी डसेंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। आगे साथियों क्वेश्चन वाले वाक्य में डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। और डसेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे जैसे देखिए व्हाट ही नोस अबाउट यू, तो साथियों यहाँ पर ही क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर हुआ, नोस क्या है? V5 हुआ, अबाउट यू। तो व्हाट डस का प्रयोग करेंगे। व्हाट डज ही नोस अबाउट यू, तो डस प्लस सब्जेक्ट, डस प्लस व्हाट तो WH से शुरू हो रहा है, डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए हैं, ये इसके आधार पर किए हैं। अगला आई डोंट नो व्हाट ही नोस अबाउट यू, तो ये आई डोंट नो व्हाट डस, तो यहाँ डोंट का प्रयोग ठीक किया है। देखिए जैसे ऊपर वाला में देखिए डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर देखिए डोंट प्लस, जैसे यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाला निगेटिव वाले वाक्य में देखिए यहाँ पर देखिए साथियों। इसके आधार पर अगला है द अपील ऑफ द विक्टिम्स to transfer the case related to rights to some other states do not affect the merit of the case। तो यहाँ साथियों देखिए the appeal of the victim to transfer the case the related to rights to some other states, तो do नहीं होकर डस हो जाएगा, क्योंकि अपील ऑफ द विक्टिम, ऑफ के पहले क्या अपील सिंगुलर है तो उसके लिए V5 का प्रयोग करेंगे।
आगे देखते हैं वाक 1 और वाक 2 की व्याख्या। पहले वाक में व्हाट का प्रयोग सवाल पूछने के लिए किया जा रहा है, अतः व्हाट के बाद क्वेश्चन फॉर्म का प्रयोग करेंगे। व्हाट के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और दूसरे में वाक में व्हाट दो व्हाट क्या कर रहा है, व्हाट दो वाक्यों को जोड़ रहा है। जैसे आई डोंट नो व्हाट ही नोस अबाउट यू, तो क्या कर रहा है, दो वाक्यों को व्हाट जोड़ रहा है, अतः व्हाट के बाद सेंटेंस फॉर्म का प्रयोग करें, न कि क्वेश्चन फॉर्म को। ये बात सेंटेंस फॉर्म में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। और वाक 3 में देखिए, एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो वाक्य का मेन वर्ब हो। तो वाक्य हम अक्सर वाक्य वर्ब के नज़दीक वाले सब्जेक्ट से मैच करा लेते हैं, लेकिन ये गलत है। जैसे स्टेट्स को हम नहीं मैच कराएंगे। मेरा पील है क्या है, वर्ब यह सिंगुलर है, इसीलिए हम वर्ब V5 का प्रयोग किए हैं। आगे साथियों सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में बताया गया कि जो कार्य खत्म हो चुका वह कहाँ जाएगा, तो सिंपल पास्ट में जाएगा। जैसे हिस्ट्री में हम लोग का हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सिंपल पास्ट में आई सो यू वट यू डिड नॉट सी मी, तो इसका फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट के साथ V2 लगेगा, फिर उससे ऑब्जेक्ट लगेगा। और निगेटिव वाले वाक्य में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगेगा और उसके बाद V1 लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। और डिड से यदि क्वेश्चन शुरू होगा तो डिड रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा, फिर V1 रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। या तो आप डिडेंट भी रख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उससे भी शुरू कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य हुआ कि हम कैसे शुरू करेंगे, पहले सब्जेक्ट रखेंगे, V2 रखेंगे, ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी नॉर्मल सेंटेंस भी लिखने के लिए आपको सब्जेक्ट रखना है, फिर वर्ब का फॉर्म सेकंड फॉर्म रखना है, फिर ऑब्जेक्ट रखना है। लेकिन आपको जब निगेटिव वाले वाक्यों को लिखना है तो सब्जेक्ट के बाद प्लस आपको डिड नॉट रखना है, और उसके बाद V1 रखना है, फिर ऑब्जेक्ट को रखना है। यदि आपको क्वेश्चन बनाना है सेकंड फॉर्म से डिड से स्टार्ट कीजिएगा, उसके बाद सब्जेक्ट रखिएगा, उसके बाद वर्ब रखिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखिएगा, जैसे यहाँ है। और आगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यदि निगेटिव में बनाना है क्वेश्चन टैग में तो निगेटिव करना है तो नॉट लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, अगर वाक्य की शुरुआत इट्स टाइम, इट के बाद अपोस्ट्रोफिस एट या इट्स अपोस्ट्रोफिस ऑफ टाइम से हो तो उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हो। उसके बाद क्या हो, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हो तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब के सेकंड फॉर्म होता है। वर्ब सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब के सेकंड फॉर्म होता है। अगर नोट में अगर वाक्य की शुरुआत कैसे हो तो इट्स टाइम हो या इट्स हाई टाइम से हो तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, इट इज़ टाइम यू स्टडी, उसके बाद करेंगे। यहाँ पर सही होगा, लेकिन यहाँ पर शुड का प्रयोग किया गया है, स्टडी का प्रयोग V1 का प्रयोग हुआ, यही गलत है। इसीलिए इसको हम स्टडी में करेंगे। क्यों, क्योंकि इट्स टाइम से शुरू हो रहा है। तो इट्स टाइम से शुरू हो या इट्स हाई टाइम से शुरू हो तो उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे लेकिन अगर इट्स अपोस्ट्रोफिस टाइम के बाद टू का प्रयोग हो तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। टू के बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे इट इज़ टाइम के बाद यदि टू का प्रयोग होता है, टू के बाद टू का प्रयोग हो तो टू के बाद हम फर्स्ट फॉर्म वर्ब का लिखते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे यू डू, यहाँ पर तो देख लिए। आगे यू डू कम हियर एवरी डे, मतलब ही डिड मेक ए मिस्टेक, तो डिड के साथ V1, डू के साथ V1 यहाँ हो गया। आगे देखते हैं समानता। एक वाक्य में डू या डस एवं डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में पॉजिटिव वाक्य में नहीं होता। कैसे, डू डस डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में पॉजिटिव वाक्य में नहीं होता। लेकिन अगर मेन वर्ब पर जोर देना हो, मेन वर्ब पर क्या करना, जोर देना हो तो डू डस डिड का प्रयोग मेन वर्ब से पहले करते हैं। कहने का मतलब समानता, एक वाक्य में हम डू डस एवं डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में पॉजिटिव वाक्य में नहीं होता। ये बात ध्यान रखिएगा कि एक वाक्य में जब डू डस या डिड रहे उसका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में पॉजिटिव वाक्य में नहीं करते हैं, लेकिन बता रहा है कि अगर मेन वर्ब पर क्या करना है, जोड़ देना है तो हम डू डस एवं डिड का प्रयोग मेन वर्ब से पहले करते हैं। और ऐसे वाक्य में मेन वर्ब V1 फॉर्म में आता है। मेन वर्ब कैसे आता है, V1 फॉर्म में आता है। जैसे यू डू कम, तो कम के पहले डू का प्रयोग कर लिए हैं। तो यहाँ पर क्या सीखे इससे
कि हम डू डस डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में पॉजिटिव वाक्य में नहीं होता है, पॉजिटिव वाक्य में मत कीजिएगा, लेकिन मेन वर्ब पर जोर देने के लिए हम कर सकते हैं। जैसे यू डू कम हियर एवरी डे, डू कम, कम के ऊपर हम जोर दे रहे हैं इसीलिए डू का प्रयोग किए हैं। जैसे ही डिड मेक ए मिस्टेक, तो यहाँ पर मेक पर जोर दे रहे हैं इसलिए डिड का प्रयोग किए हैं। आगे देखते हैं, अगर वाक्य में भूतकाल के समय का उल्लेख हो तो पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। और जैसे आई हैव कम यस्टरडे, तो आई हैव कम नहीं, आई केम यस्टरडे। आगे साथियों सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर जो कार्य भविष्य में होगा वह क्या हो जाएगा, तो वह जाएगा सिंपल फ्यूचर में। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर है। ये वो पॉजिटिव वाले वाक्यों का स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे। और नेगेटिव वाक्यों में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट लगाएंगे प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव वाले वाक्यों का स्ट्रक्चर हुआ। और इसी को आप सब्जेक्ट प्लस सेंड भी कर सकते हैं या बॉन्ड कर सकते हैं, या आपको नॉट को एलिमिनेट करके एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और क्वेश्चन बनाना रहे तो शैल विल से प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह निगेटिव वाले वाक्यों में भी उसी तरह क्वेश्चन प्रयोग करेंगे, सबसे पहले शैल विल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। या तो आप शैल को डायरेक्ट सॉइंट भी कर सकते हैं, वांट भी कर सकते हैं, ये आपके मन पर डिपेंड है। आगे नोट शैल विल का प्रयोग मॉडल में विस्तार से दिया गया है, ये बात ध्यान, ये हम पढ़ा देंगे। अगला प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर चलते हैं। जो कार्य वर्तमान में यानी वाक्य को बोलते समय हो रहा है, जो कार्य क्या हो रहा है वर्तमान में यानी वाक्य को बोलते समय हो रहा है, उसको क्या कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चल रहा है। जैसे आई एम स्टडिंग टेंस नाउ, जैसे आई एम स्टडिंग टेंस नाउ, तो ये क्या अभी जो वर्तमान में चल रहा है इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं। आगे कई बार कार्य जारी अवस्था में होते हुए नहीं दिखाई देता, परंतु उन्हें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कोस्टल एरियाज आर गेटिंग सबमर्ज, तो कोस्टल एरिया गेटिंग पता नहीं चला, लेकिन एक्चुअल में कोस्टल एरिया क्या सबमर्ज हो रहा है। मतलब पॉपुलेशन इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इसके लिए इज आया। यहाँ कोस्टल एरिया प्लूरल है इसलिए आर लगाएं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं आगे निकट भविष्य में होने वाले किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, निकट भविष्य में होने वाले किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, निकट भविष्य में, तो इसका स्ट्रक्चर है पॉजिटिव में सब्जेक्ट के बाद इज लगाते हैं या एम या आर, आपके सूटेबल अनुसार आपके सेंटेंस के अनुसार आप इज एम आर लगाइएगा, उसके बाद V4 लगाइएगा, यानी V1 में ING जोड़ दीजिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में रहेगा सब्जेक्ट के बाद इज लगाइएगा या एम आर यानी सूटेबल के अनुसार, फिर नॉट लगाइएगा और V1 में ING यानी V4 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको यदि निगेटिव बनाना है तो आप नॉट नहीं लगाकर डायरेक्ट इज इंट कर सकते हैं, आर इंट कर सकते हैं, एम नॉट कर सकते हैं। एम इंट में एम इंट नहीं होता है, एम नॉट ही लिखना पड़ेगा आपको। और V4 यानी V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन बनाना है तो इज एम आर से प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर V1 रखिएगा यानी V1 प्लस ING V4 रखिएगा प्लस ऑब्जेक्ट, या इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रखिएगा प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। या तो आप इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट को डायरेक्ट हम इजेंट में भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट रखिएगा प्लस V4 यानी V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। नोट है एम नॉट का कोई कॉन्ट्राडिक्टिव फॉर्म नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन टैग में आर इंट का प्रयोग किया जाता है। एम नॉट का कोई कॉन्ट्राडिक्टिव फॉर्म नहीं होता, मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन टैग में आर इंट का प्रयोग किया जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे आई एम फाइन, तो एम इंट नहीं लिखे आर इंट आई भी लिख सकते हैं, यही बात बताया गया। आगे साथियों इज एम आर का प्रयोग, इज का प्रयोग सिंगुलर में ही सी इट कैसा है, तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। नेम सिंगुलर के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, एम के साथ आई का प्रयोग करते हैं, और आर का प्लूरल के साथ मतलब यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हुआ, बी क्या हुआ फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन हुआ, दे थर्ड पर्सन का प्लूरल हुआ, ऑल प्लूरल। जैसे माई फादर इज वर्किंग इन ए बैंक एंड माई ब्रदर इज स्टडिंग इन ए स्कूल, तो माई फादर वर्क्स कर रहा है, इज वर्किंग नहीं वर्क्स इन ए बैंक, क्योंकि रूटीन एक्शन को हम क्या करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे, इसलिए वर्क्स इन ए बैंक एंड माई ब्रदर स्टडीज इन ए स्कूल। लेकिन अगर कार्य ऐसा है जो कुछ अवधि के
लिए रूटीन एक्शन रहे तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम नाउअडेज, मतलब कुछ रूटीन कुछ अवधि टाइम पीरियड के लिए रहे तब हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं साथियों पास्ट कंटिन्यूस में, जो कार्य भूतकाल में हो रहा था, जो कार्य क्या करता है भूतकाल में हो रहा था, पास्ट कंटिन्यूस के अंतर्गत जाएगा। जैसे आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मतलब भूतकाल में वेट कर रहे हैं तो वॉज वेटिंग। तो इसका हम स्ट्रक्चर को देखेंगे आप समझ जाइएगा। जैसा सब्जेक्ट रहेगा, फिर वास या वे रहेगा, प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। और निगेटिव वाले वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ हम वास वेयर लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे और प्लस B4 लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और साथियों ये भी याद रखिएगा, यदि आप बास बेयर के बाद नॉट नहीं लगाना चाहते तो डायरेक्ट आप बासिंड में चेंज भी कर सकते हैं या बेरिंड में चेंज कर सकते हैं, उसके बाद B4 लगाइएगा। ये इससे भी आपका इससे ही होगा। आप इस तरह भी सेंटेंस लिख सकते हैं पास्ट कंटिन्यूस वाले को। और यदि आप चाहते हैं कि क्वेश्चन टैग बनाना चाहते हैं पास्ट कंटिन्यूस से रिलेटेड, तो आपको डायरेक्ट बास या वेयर से शुरू करना, उसके बाद सब्जेक्ट को रखना, फिर B4 रखना, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना। और निगेटिव वाले वाक्यों में आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना, उसके बाद B4 लगाइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम नॉट का प्रयोग पहले ही करें, नॉट का प्रयोग नहीं करें, तो आप डायरेक्ट आप बासिंट या वेरिएंट से भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, मतलब क्वेश्चन बना सकते हैं। तो वास बेयर का प्रयोग देखते हैं। वास का प्रयोग कहाँ करते हैं, ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ हम कहाँ करते हैं, वास का प्रयोग करते हैं। और बेयर का प्रयोग यू बी देयर प्लूरल ऑल के साथ हम बेयर का प्रयोग करते हैं। आगे साथियों काल्पनिक वाक्यों में सभी सब्जेक्ट के साथ बेयर का प्रयोग होता है, चाहे बेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो या मेन वर्ब के। काल्पनिक वर्ग में जानते हो इफ़ आई जैसे बोलते हैं इफ़ आई वेर ए प्राइम मिनिस्टर, मतलब काल्पनिक सेंस में, तो बेयर का प्रयोग कीजिएगा। जैसे आई विश आई वेर ए वर्ड, आई विश आई वेर ए वर्ड, यहाँ मेन वर्ब हुआ। आई प्रिटेंड एज एफ ही वेर स्लीपिंग, तो ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे फ्यूचर कंटिन्यूस, जो कार्य भविष्य में हो रहा है, जो कार्य क्या हो रहा है भविष्य में हो रहा होगा कहाँ जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस में जाएगा। ये बात जैसे कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस को हम क्या करें, जो कार्य बीते समय में जारी था, मतलब कि पास्ट में जारी था, लेकिन यहाँ क्या जो भविष्य में हो रहा होगा, जो भविष्य में कार्य भविष्य में हो रहा होगा। जैसे पास्ट में क्या देखें, जो कार्य भूतकाल में हो रहा था, जो कार्य भूतकाल में क्या करें हो रहा था। यहाँ पर फ्यूचर में देखते हैं तो जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर होगा क्या, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का लाएगा। जैसे बी शैल बी टेकिंग द एग्ज़ाम एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, मतलब कि अगले साल, मतलब क्या करेंगे इसी समय हम एग्ज़ाम देंगे, तो क्या फ्यूचर में बात हो रहा है। आगे फॉर्मूला इसका जो स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट के साथ हम शैल विल का प्रयोग करते हैं, फिर बी का प्रयोग करते हैं प्लस B4 का, मतलब जहाँ कंटिन्यूस रहेगा यहाँ B4 का प्रयोग करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो। और निगेटिव वाले वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ हम शैल विल का प्रयोग किए और नॉट लगाइएगा, बिल नॉट या शैल नॉट के शैल के बाद लगाएगा नॉट, फिर बी लगाएगा प्लस B4 लगाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए यहाँ पर नॉट का प्रयोग कैसे किए हैं, बिल के बाद किए हैं। और सब्जेक्ट आप यदि चाहते हैं नॉट को नहीं प्रयोग डायरेक्ट हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो सेंट भी लगा सकते हैं, वांट भी लगा सकते हैं, बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। आगे क्वेश्चन में क्वेश्चन को आपको शुरुआत करना है, फ्यूचर कंटिन्यूस है तो आपको वाले सेंटेंस को तो बिल सेल से शुरू करिएगा, फिर सब्जेक्ट रखिएगा यानी बी रखिएगा, फिर B4 रखिएगा, B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट रखिएगा, और या बिल रखिएगा, सेल रखिएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस B4 रहेगा, B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। या तो बॉन्ट डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, बॉन्ट लिख सकते हैं या सेंट लिख सकते हैं। सब्जेक्ट रहेगा प्लस बी रहेगा प्लस B1 यानी B4 रहेगा, B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ फ्यूचर कंटिन्यूस वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर। आगे साथियों कुछ वर्ब का प्रयोग हम कंटिन्यूस टेंस में नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका प्रयोग समानता ING फॉर्म में नहीं होता। इसके बारे में चलिए देखते हैं। जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन कुछ है, जैसे सी हुआ, टेस्ट हुआ, स्मेल हुआ, हियर हुआ, प्रीफर हुआ, प्लीज हुआ, नोटिस हुआ, रिकग्नाइज हुआ, ये सारे के साथ। अगला वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, जैसे थिंक को बोले सोचने, नो जानना, मीन हुआ, माइंड हुआ, माइंड दिमाग, रिमेंबर, सपोज, ये सारे। अगला वर्ब शोइंग पोसेसन दिखाने वाले, जैसे ऑन, हैव हुआ, बिलोंग हुआ, कंप्राइज हुआ, कंप्राइज या पोसेसेस या कंटेन या कंसिस्ट, ये सारे हुआ।
अगला वर्ब एक्सप्रेसिंग फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट जैसे बोले बिलीव विश्वास, लाइक डिसलाइक, लव अडोर, वांट विश, डिज़ायर हेट, एग्री थ्रस्ट इमेजिन, ये सारे क्या है जो फीलिंग स्टेट ऑफ माइंड को दिखा रहा है। आगे वर्ड्स इन जनरल जैसे लुक, सीम, अपीयर, अफेक्ट, रिजेंबल, कोस्ट, रिक्वायर, बिकम, होप, रिफ्यूज, ये क्या है वर्ड्स इन जनरल में। आगे अगला ही इज ओइंग ए कार, तो ओइंग क्या है पोजीशन दिखा रहा है, तो ओइंग नहीं होगा, क्या है ऑन्स होगा, क्योंकि इसको हम V4 में प्रयोग नहीं करते हैं। अगला दिस हॉर्स इज बिलोंगिंग टू मी, तो दिस हॉर्स इज बिलोंग्स को हम प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए बिलोंग्स होगा। जैसे आई एम नॉट मीनिंग एनीथिंग रॉन्ग, तो मीनिंग को मीनिंग नहीं, आई एम नॉट मीन एनीथिंग रॉन्ग। सीइंग को नहीं प्रयोग करते आएंगे में, सी हो जाएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या है, सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रिफेयर, प्लीज, नोटिस, रिकॉग्नाइज, ये हुआ वर्ड्स ऑफ परसेप्शन। वर्ब ऑफ थिंकिंग का ना थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर, सपोज। और वर्ब शोइंग पोसेशन कौन हुआ, ऑन, हैव, बिलोंग, जो अपना दिखाता अधिकार दिखाता है, बिलोंग, कंप्राइज, पोसेस, कंटेन, कंसिस्ट। अगला वर्ब एक्सप्रेसिंग फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड, बिलीव हुआ, लाइक हुआ, डिसलाइक हुआ, लव हुआ, अडोर हुआ, वांट हुआ, विश, डिज़ायर, हेट, एग्री, थ्रस्ट, इमेजिन, ये सारे क्या हुआ स्टेट ऑफ माइंड को दिखा रहा है। मतलब वर्ब इन जनरल में कौन हुआ, लुक, सीम, अपीयर, अफेक्ट, रिजेंबल, कोस्ट, रिक्वायर, बिकम, होप, रिफ्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है नोट में, अगर हैव का अर्थ अधिकार हो तो हैव में आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। हैव का प्रयोग अधिकार के रूप में, अगर हैव का अर्थ निकलता है खाना या एंजॉय करना, तो हैव में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम हैविंग ए पीस ऑफ केक, ये खाना या एंजॉय करने के सेंस में है, लेकिन आई एम हैविंग ए कार नहीं होगा क्योंकि पोसेशन दिखा रहा है, जैसे आई हैव ए कार हो जाएगा। आगे साथियों हम थिंक, रिमेंबर, फील, लुक, अपीयर, जिनका प्रयोग सामान्य वाक्यों में आईएनजी में नहीं होना चाहिए का प्रयोग अगर भावनाओं को दर्शाने के लिए करें तब इसको हम आईएनजी फॉर्म में प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम थिंकिंग यू आर राइट, तो आई एम थिंकिंग, आई थिंक यू आर राइट, थिंकिंग का प्रयोग जब हम क्या करें, जब इसको भावनाओं को दर्शाने का प्रयोग हो तब हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं, इसलिए आई थिंक यू आर राइट होगा यहाँ पर थिंकिंग नहीं होगा। जैसे आई एम थिंकिंग ऑफ यू, मैं आपके बारे में भावनाओं को दिखा रहा है कि आपके बारे में मैं सोच रहा हूँ, तो ये भावना है। जैसे इट वॉज अपीयरिंग एज इफ दे वेर गोइंग टू किल अस, तो इट वॉज अपीयरिंग, इट अपीयर्ड होगा इसके, क्योंकि अपीयरिंग को हम आईएनजी फॉर्म में प्रयोग नहीं करते, इसलिए इट अपीयर्ड एज इफ दे वेर, क्योंकि पास्ट वाले वाक्य है, यहाँ एम का प्रयोग नहीं करें। मतलब यू आर लुकिंग गुड। आगे साथियों तो जेरेंड एवं प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब आईएनजी फॉर्म में होते हैं। जेरेंड एवं प्रेजेंट पार्टिसिपल में जैसे बीइंग इल आई कुड नॉट कम, बीइंग इल आई कुड नॉट कम, तो बीइंग इल जेरेंड एवं प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब का क्या होता है आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे गेटिंग ए जॉब इज इजी ए नॉट एज, गेटिंग ए जॉब, गेटिंग, तो जेरेंड एवं प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब का कौन सा होता है आईएनजी फॉर्म होता है। जैसे सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग। अगला स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। आगे विस्तार से जानकारी के लिए वर्ब एडवांस को देखेंगे, सही है। आगे सभी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का प्रयोग होता है, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होना चाहिए। जैसे बैट्स आर केपेबल ऑफ, प्रीपोजिशन ऑफ के बाद क्या होगा बिफोर, यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। जैसे बी मस्ट कीप अवे फ्रॉम स्पोकिंग, फ्रॉम के बाद प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। आगे साथियों प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बोलता है जो कार्य अभी या हाल फिलहाल खत्म हुआ, जो कार्य क्या हो अभी या हाल फिलहाल खत्म हुआ, उसको कहाँ रखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे ही हैज़ कम टू दिल्ली रिसेंटली, तो जो है ना हाल ही फिलहाल का बात बता रहा है, इसको हम कहाँ रखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। आगे साथियों जब कार्य महत्वपूर्ण हो, ना कि कार्य होने के समय या कार्य होने के समय का उल्लेख भी ना हो, जब कार्य क्या हो महत्वपूर्ण हो, ना कि कार्य होने का समय एवं कार्य होने के समय का उल्लेख भी न हो, तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं।
जैसे बी है प्रोग्रेस एलो, मतलब जब कार्य महत्वपूर्ण हो, ना कि कार्य होने का समय एवं कार्य होने के समय का उल्लेख भी ना होता प्रेजेंट में। जैसे बी है प्रोग्रेस एलोज, मतलब बी हैव रीच द मून। तो कार क्या है, रीच मून, मतलब उस समय हमको नहीं पता है कि कार कब हुआ कहाँ हुआ, लेकिन ये क्या महत्वपूर्ण है, तो इसलिए हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में रखें। जैसे आगे पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्रयोग करते हैं पॉजिटिव में, और निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि आप चाहते हैं कि हैज़ नॉट का प्रयोग ठीक उसी तरह जैसे ऊपर में प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में देखें, उसी तरह यहाँ पर हैसेंट हैवेंट मतलब निगेटिव चेंज में चेंज कर सकते हो, वहाँ पर इजेंट आरेंट करते थे। क्वेश्चन हैज़ हैव से शुरू होगा, फिर सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और हैज़ हैव से शुरू होगा तो निगेटिव वाले में हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, हैसेंट प्लस हैवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो ठीक है। आगे हैज़ हैव का प्रयोग, जैसे हैज़ का प्रयोग कहाँ करते हैं, सिंगुलर में, ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ। हैव का प्रयोग आई वी दे यू प्लूरल के साथ। जैसे अंदर देखते हैं, साइंस हैज़ गिवन अस मेनी न्यू इन्वेंशन, साइंस हैज़ गिवन, मतलब बी हैव रीच द मून, बी है प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों कि बी हैव रीच द मून, कब गया पता नहीं, लेकिन इसको इस सारे कार्य को क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। आगे साथियों साइंस हैज़ गिवन अस मेनी न्यू इन्वेंशन, साइंस हैज़ गिवन अस मेनी न्यू इन्वेंशन इन द 19th सेंचुरी, गलत होगा, साइंस हैज़, तो बी एवरी साइंस हैज़ गिवन अस मेनी न्यू इन्वेंशन इन द 19th सेंचुरी। बी हैव रीच्ड द मून ऑन 27 अक्टूबर, कोई पर्टिकुलर दे रहेगा तो यहाँ नहीं लगा सकते हैं। आगे से अगर भूतकाल के समय का उल्लेख हो तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। आगे साथियों अगर भूतकाल के समय का उल्लेख हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट नहीं सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। इसे यानी ऊपर दिए गए वाक्यों को देखते हैं। तो यहाँ 19th सेंचुरी, आज तक के लिए बस इतना ही रखते हैं।